नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनिल कुमार और दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस किया है किसान आंदोलन पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। और किसान आंदोलन में दोस्तों अभी हम जो बाकी पार्ट बचा हुआ था, इससे पहले हमने चंपारण आंदोलन 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन देख रहे थे। तो वहाँ पर हमने चंपारण आंदोलन से स्टार्ट किया था, फिर आपका बारदौली वगैरह, ये सारे जितने भी हुए थे इम्पोर्टेंट, ये इन पर हम डिस्कस किए थे। तो प्यारे दोस्त, ये आपका देखेंगे बहुत सारे किसान मूवमेंट हुए। फिर उसके बाद एक बड़ा किसान संगठन बनाया गया जिसे हम अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जानते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बात करें तो देखेंगे यहाँ से भी काफ़ी जो है पीटी में क्वेश्चन आते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा तो देख सकते हैं 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि 1936 में इस्टेब्लिश किया गया। इसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई थी, पता होना चाहिए। अध्यक्ष इसके शहजानंद सरस्वती थे और कई बार इसके महासचिव पूछ लिया जाता है। तो महासचिव जो थे वो थे एनजी रंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा और चेयरपर्सन इसके शहजानंद सरस्वती थे। इस सभा की खास बात यह है कि यहाँ पर एक किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था। दैट मीन्स फार्मर मैनिफेस्टो या फिर फार्मर डिक्लेरेशन जारी हुआ था। और इस फार्मर डिक्लेरेशन में कई सारे प्रोविजंस थे, किसानों से संबंधित कई सारी डिमांड्स थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी बातें थी इस घोषणा पत्र के अंतर्गत। सबसे पहली बात थी कि भाई जो जमींदारी प्रथा है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, इसको समाप्त कर दिया गया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। भू राजस्व धर्म में इतने कमी की मांग की गई कि 50% लैंड रिवेन्यू को देख सकते हैं, 50% रिडक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू रेट। ठीक है जी। उसके बाद अगला था किसानों की आर्थिक शोषण से मुक्ति और ऋण वसूली को रोका जाए। अर्थात जो किसानों का लगातार विभिन्न माध्यमों से आप जो शोषण कर रहे थे ब्रिटिश, इसको रोका जाए और ऋण वसूली को भी रोका जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। साहूकार और महाजनों को ऋण प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया जाए, ब्याज दर को भी नियमित किया जाए। दैट मीन्स जितने भी जो मनी लॉन्डर्स हुआ करते थे, साहूकार जिनको बोलते थे, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए। और जो एकदम डिसाइड कर दिया जाए कि किसानों को मान लीजिए कि फिक्स रेट पर मिले, कि इतने रेट पर मिलेगा, 3% पर, 2% पर, एकदम उसका फिक्स किया जाए, नियत किया जाए। और क्या था इसमें, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। ठीक है, तो फिक्स रेट हो और उनका एक अच्छा मूल्य मिले किसानों को, ये सारी बातें इसके अंतर्गत थीं। एक बात नोट करके यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं, ये नोट करके एक बात लिखा हुआ है कि कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन भी दोस्तों कहाँ पर हुआ था। ये भी आपका अधिवेशन जो है फैजपुर जो है कब हुआ, 1936 में हुआ। ठीक है, ये भी आपका। और इसमें बहुत ही इसकी दो खास बातें हैं जो कि किसानों से जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये, भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का कोई पहला या यानी कि एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जो कि गांव और कस्बे में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विलेज एंड टाउन, कस्बे या गांव में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों इसमें जो है ना किसान कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। तो ये मैंने बताया, एक तो किसान अखिल भारतीय किसान सभा की बात याद रखना, वहाँ पर किसान घोषणा पत्र हुआ, किसान घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और प्यारे दोस्तों जो आपका फैजपुर अधिवेशन था, इसमें किसान कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ फार्मर्स प्रोग्राम। तो ये पूछ देगा, स्टेटमेंट देखे कि फार्मर प्रोग्राम की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस का रामपुर अधिवेशन। प्यारे दोस्तों ये 1940 में हुआ और कांग्रेस ने पहली बार जमींदारी उन्मूलन संबंधी, यानी कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इससे संबंधित प्रपोजल पेश किया था फर्स्ट टाइम। तो सारी के सारे पॉइंट्स जो कि किसानों से जुड़े हुए थे, ये हमें पता होना चाहिए और मैं ये बातें बता चुका हूँ। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आंदोलन, अगला आंदोलन था तेभागा, तेभागा आंदोलन। तो दोस्तों ये तेभागा को तेभागा ही कहते हैं। ठीक है, तेभागा यानी तीसरा भाग, कुछ इस तरीके से है। अभी आपको ये समझ में आएगा कि तेभागा का मतलब आखिर है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये आपका कब हुआ, तो ये 1946
47 अर्थात ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, उस दौरान आप ये कह सकते हो क्षेत्र बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व कंपाराम और भगत सिंह कर रहे थे। ठीक है, इसको यानी लीड कौन कर रहा था? ये व्यापक कृषक आंदोलन था दोस्तों। ये बहुत बड़े स्तर पर कम्प्रहेंसिव था, ये बड़ा आंदोलन था। लगभग मास पार्टिसिपेशन इसमें किसानों का देखा गया और लगभग 60 लाख किसान इसमें शामिल हो गए उस टाइम पर। कारण क्या था दोस्तों? बटाईदारी जो व्यवस्था होती है, ठीक है, क्रॉपर सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रॉपिंग, ठीक है, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। अर्थात जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसका कुछ भाग किसानों को अपने पास रखना होता था और कुछ भाग जमींदारों को देना होता था। तो इसको क्या बोलते हैं? बटाईदार सिस्टम बोलते हैं। इस बटाईदार सिस्टम के विरुद्ध था। तो होता क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में मैं बता देता हूँ। हुआ ये था कि इससे पहले, इस आंदोलन से पहले, जो भी इसमें मान लीजिए ये किसी का खेत है और उसमें 100 kg गेहूं हुआ, ठीक है, तो इसमें से 100 kg में से 1/3, यानी कि आप कह सकते हैं 33%, ठीक है, यानी कि 33 किलो, 33 kg गेहूं किसान रखते थे। और इस तरफ देखेंगे 2/3 अर्थात आप कह सकते हैं 66 kg, 66 kg। तो ये आपको ये किसको जाता था? ये जमींदार को जाता था। तो किसान यहाँ के ये बोलते हैं कि भाई मेहनत सारी हम करते हैं तो हमको कितना चाहिए? 2/3 हमें चाहिए। 2/3 डिमांड करते हैं किसान, 2/3 हमें मिले और 1/3 हम किसको देंगे? जमींदार को देंगे, क्योंकि जमींदार मेहनत नहीं करते, मेहनत हम करते हैं। इसी को बोलते थे तेभागा, यानी कि कितना चाहिए? ठीक है, तीसरा, यानी कि आप कह सकते हैं हमें 3 भाग चाहिए, किसमें से? 4 भागों में से 3 भाग, ठीक है। ये तेभागा था, अर्थात आपको देख सकते हैं 1/3 पार्ट इनको देना है, 2/3 हमें चाहिए, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं ये था तेभागा सिस्टम, यानी कि 33 किलो, 33, एक प्रकार से 33 kg किसको दिया जाएगा? अब जमींदार को। और 66 या 67 kg, ठीक है, जो भी बचा वो किसको मिलेगा? वो आपका किसान रखेंगे, किसान। ये मेन डिमांड थी इसके ही, इसके लिए ही था। जबकि विरुद्ध ये किसके खिलाफ था? तो मैंने बताया कि ये उल्टा हो रहा था। पहले इसको जमींदार इतना रखता था और किसानों को केवल इतना मिलता था, इसके खिलाफ था ये, यानी कि इससे शोषण हो रहा था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके विरुद्ध क्या होता है यहाँ पर। इसकी वजह से 1943 में बंगाल में अकाल होता है और बहुत बड़े स्तर पर किसानों की मृत्यु हो जाती है। कृषकों ने घोषणा की थी कि भाई हमें उपज का कितना चाहिए? 2/3 भाग चाहिए। और इसी वजह से इसको कई बार तेभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता, मेन कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो आप कह सकते हैं साइलेंट फीचर जो इसका रहा, वो था महिला नेतृत्व मिलता है और महिला भागीदारी। अभी तक हमने जितने भी किसान पीजेंट मूवमेंट देखे, किसान आंदोलन देखे, वहाँ पर महिला भागीदारी और महिला नेतृत्व देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से इसका एक यूनिक बात ये है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तेभागा मूवमेंट का एक दृश्य दिखाया गया है। किसान, मैंने बताया, एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो आप पीछे देख सकते हैं कितना इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। उसके बाद एक लास्ट आंदोलन जो कि स्वतंत्रता किस समय में, यानी कि पहले एक साल स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हैं 1951 तक गया, स्वतंत्रता के बाद तक भी चलता रहा। इस किसान आंदोलन का नाम है तेलंगाना कृषक विद्रोह, अर्थात तेलंगाना फार्मर रिवॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो 1946 से 51 तक चला है। कहाँ पर था ये आपका हैदराबाद में था। निजाम द्वारा इस जो शासित किया जा रहा था, ठीक है, निजाम द्वारा। ये क्या लिखा है? शासित, शासित, यानी कि निजाम, हैदराबाद को तो निजाम ही रूल करते थे ना। तो ये हैदराबाद के क्षेत्र में हुआ था। फर्स्ट कारण क्या है दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ? कृषकों के बीच असंतोष आ गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट नहीं सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे किसानों से कम दाम पर अनाज की वसूली की जा रही थी, ठीक है, कम पैसों पर ही अनाज खरीदा जा रहा था। किससे? भारतीय किसानों से। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन था, ठीक है। इसको लीड कौन कर रहा है? तो इसको लीड कर रहे थे साम्यवादी नेता, ठीक है, कम्युनिस्ट लीडर इसको लीड कर रहे थे। और
ये एक इसकी खास बात है कि इसको कौन लीड कर रहा है, कम्युनिस्ट लीडर लीड कर रहे थे, ठीक है। निजाम के अधिकारियों और जमींदारों के विरुद्ध था ये। तो निजाम के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो भी शोषण करते थे और जमींदार जो थे वो भी शोषण करते थे, उसके खिलाफ था। रियासत निजाम मतलब एक हैदराबाद एक रियासत हुआ करती थी और रियासत की पुलिस और जमींदार समर्थक लोगों ने, जो जमींदारों के सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने किसानों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया था। तो दोस्तों किसानों ने भी इसके जवाब में हथियार उठा लिए थे और जो जमींदार थे और जमींदार के सपोर्टर्स थे और जो रियासत की पुलिस थी, रियासत मतलब जो हैदराबाद का शासक है उसकी पुलिस उसके अधीन ही आएगी। तो उसकी यानी कि रियासत की पुलिस और जो जमींदार के सपोर्टर्स लोग थे एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ किसान हो गए। तो ये क्या होता है, आपस में लड़ाई होती है और बड़े स्तर पर मतलब लोग मारे भी जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हथियार उठा लिए और उसके बाद देखेंगे पुलिस द्वारा दोस्तों कुमारैया की हत्या कर दी गई। कुमारैया, आप देखेंगे कुमारैया एक नेता है जो कि इस आंदोलन में लीड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और पुलिस द्वारा उसको मार दिया गया। इसके बाद ये आंदोलन एकदम आग की तरह फैल गया, ठीक है। और ये तीव्र मतलब गति पकड़ लेता है। निजाम ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी को, जो कम्युनिस्ट पार्टी इसमें मेन लीड निभा रही थी, मैंने बताया कि कम्युनिस्ट लीडर इसको लीड कर रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी को डिक्लेयर कर दिया इलीगल, ठीक है। पार्टी इलीगल है कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए। और उसके बाद देखेंगे ये एकमात्र आंदोलन है दोस्तों जिसमें गुरिल्ला वार पद्धति का प्रयोग किया था किसानों ने। तो इसकी खास बात मैंने बताया, दो बातें खास होगी। एक तो इसको कम्युनिस्ट लीडर लीड कर रहे हैं, दूसरी बात ये गुरिल्ला वार टेक्निक को यूज किया गया है इसके अंतर्गत। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि हमारे किसान आंदोलन सारे के सारे हमारे समाप्त हो जाते हैं। हमने 18वीं शताब्दी से स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे हमने वो सारे ही कर लिए हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं जनजाति विद्रोह। अगला हमारा टॉपिक है जनजाति विद्रोह, जिनको हम बोलते हैं ट्राइबल रिबेलियन या ट्राइबल रिवोल्ट के नाम से आप इनको जानते हैं। तो किस प्रकार से इसको पढ़ने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों हम देखेंगे इसमें किसान आंदोलनों, इसके कारण क्या है। सबसे पहले देखेंगे जनजातीय आंदोलन के कारण। किसान आंदोलन देख लिया, आप जनजातीय आंदोलन के कारण देखेंगे, उसका स्वरूप, असफलता के कारण और प्रमुख ट्राइबल मूवमेंट भारत में, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हम जनजातियों के स्वरूप को, जनजातियों को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, समाज दो वर्गों से बटा रहा है, ठीक है। तो एक रही है समाज की मुख्य धारा में रहा है कुछ लोग, ठीक है, और दूसरे लोग समाज की मुख्य धारा से अलग रहे हैं। आई एक देखेंगे तो इंक्लूड इन मेन स्ट्रीम रहे हैं और दूसरा आउट ऑफ मेन स्ट्रीम रहा है। तो प्यारे दोस्तों हमारे जो वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि आप एक ट्रेंगल के माध्यम से भी इसको देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पर सिस्टम रहा है समाज का। तो आप देखेंगे जिसमें सबसे ऊपर रखा गया था ब्राह्मण, ब्राह्मण फिर आपका क्षत्रिय हो गया, फिर आपका वैश्य हो गया और फिर सबसे नीचे जो है ये आपका शूद्र हो गया, ठीक है। हालांकि इनको आप देख सकते हैं कि ये वैदिक काल जो था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल जिसको बोलते हैं या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, उसमें ये किसके आधार पर था, कर्म के आधार पर था, फिर इसको जाति आधार बना दिया गया। तो दोस्तों एक तो ये रहा जो कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ वर्ण व्यवस्था जिसको बोलते हैं हम वर्ना सिस्टम। तो एक तो वर्ना सिस्टम हो गया और वर्ना सिस्टम जाति के आधार पर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों इसके अलावा दूसरा भी एक सिस्टम है, आप देख सकते हैं। तो एक जो ये मुख्य धारा से अलग रहा वो था दोस्तों जनजाति वर्ग, अर्थात हमारा जो ट्राइबल आपका क्लास रहा है वो हमेशा से आपका मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से अलग रहा है। वो आदिम जीवन जीते हैं और ये कुल के आधार पर संगठित है। कुल मतलब एक क्लैन में रहते हैं, ये कुल में अपने परिवार जो भी होता है कुल रहता है, ठीक है। यहाँ पर जातियों के आधार पर ही संगठित नहीं है, कुल के आधार पर है और अपने कुल के अलावा अन्य कुल में ये शादी करना भी पसंद नहीं करता, ठीक है। और ना ही बाहरी लोगों का इसको आना जाना बिल्कुल पसंद है, अर्थात ये एक प्रकार का बंद समाज है दोस्तों। ये अभी भी आरंभिक अवस्था में जी रहा है, जो प्रिमिटिव स्टेट होती थी, ठीक है, प्रिमिटिव स्टेट, ठीक है। ये सामाजिक संपर्क यानी कि आप कह सकते हैं इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। सब बाहरी लोग, जो बाहर के लोग हैं ये उनको बोलता है दीकू। दीकू क्या बोलता है उसको, ये दीकू कहता है। जो बाहरी लोग हैं उनको दीकू कहता है, दीकू।
और ये दीकू जो होते हैं दोस्तों, इनको यानी कि कोई भी बाहरी लोग है, बाहर से जो आया, मान लो कि यहाँ पर जनजाति रह रही है और इस तरफ से आया या यहाँ से कहीं से भी आया, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तो उसको क्या मानेगा? दीकू। और दो दीकू का मतलब है कि ये अपना एनिमी मानेगा उसको, एनिमी, ठीक है, अपना दुश्मन के रूप में इसको समझता था, क्योंकि इनको बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो प्यारे दोस्त, समाज मैंने बताया, समाज में दो प्रकार के वर्ग मिलते हैं। एक जो जाति के आधार पर आप कह सकते हैं संगठित किया गया है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ रहा है, लेकिन समाज की मुख्य धारा से हमेशा अलग रहा है और आज भी आदिम अवस्था में जीता है। जैसे ये लोग क्या करते हैं, आज भी ठीक से कपड़े नहीं पहनते बहुत सारी जगह, ठीक है, और भी इनके क्या हो सकते हैं, बहुत सारी, मतलब ये पुरानी विचारधाराओं को ज़्यादातर मानते हैं। ये इनकी संस्कृति है, ये इनकी मान्यता है, ठीक है, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, इनका वे ऑफ लाइफ है, ये जीने का तरीका है। तो दोस्तों हम देखेंगे आगे, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। जनजाति देखेंगे तो दोस्त आखिर है क्या जनजाति? जनजाति एक ऐसा सामाजिक निर्जातीय समूह है जो आदिम अवस्था में जीवन यापन करता है और समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। दैट मीन्स इट इज ए सोशल एथनिक ग्रुप लिविंग इन ए प्रिमिटिव स्टेट में रहता है एंड कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी से हमेशा से अलग रहा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, हमने देख लिया है कि भी यहाँ पर जनजाति जो विद्रोह हुए उनके क्या क्या कारण रहे, जनजाति विद्रोह क्यों हुए, क्या कॉज है। तो सबसे पहले हमारा कारण है प्रशासनिक, यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक प्रशासनिक कारण या नीतियाँ। तो प्यारे दोस्तों होता ये है कि जनजाति जो एरिया है वहाँ पर नई नीतियाँ, नई कानून लागू कर दिए गए और ये कानूनों से परिचित ही नहीं है, इनके अपने अलग से कानून चलते हैं। यहाँ पर नई पुलिस व्यवस्था, थाना सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी यहाँ इनके एरिया में आए, ठीक है। और देखेंगे औपनिवेशिक संरचना, ठीक है, औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचना का यहाँ पर प्रवेश होना। तो ये सारे के सारे मेनली कारण थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनजातियों का ये एरिया था जो बिल्कुल सेपरेट रहते थे पहले, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस थाना बना दिया गया, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के इनका जीवन इसने कठिन बना दिया। पहले क्या करते थे कि मान लो इनमें आपस में भी झगड़ा होता था तो ये बैठकर सुलझा लेते थे। अब क्या हो गया, यहाँ पर नया कोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कोर्ट होगा तो क्या करते थे कि भाई ये पैसा ये बार्टर सिस्टम से अपना काम चलाते थे, यानी कि वस्तु विनिमय करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते थे ये। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कोर्ट सिस्टम आया, ठीक है, इन लोगों ने जो जमींदार थे उनको भी यहाँ पर ला दिया, तो जमींदारों की वजह से क्या हुआ, जमीन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, ये रुपए की वैल्यू बढ़ने लगी इस एरिया में, जबकि ये लोग परिचित ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि जब अगर मान लो आपस में भी लड़ाई होती है तो अब क्या है, अब इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में पैसा की जरूरत पड़ेगी, पैसा की जरूरत होगी तो ये अपनी जमीन को बेचेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश नीतियों के शोषणकार यानी कि शोषण हुआ इनका विभिन्न तरीके से। देखेंगे दोस्तों इन सभी चीज़ों ने, नई पुलिस व्यवस्था, नई राजस्व व्यवस्था, इन सभी ने इनके जीवन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, जटिल बना दिया। उनके स्वतंत्र जो जीवन शैली थी दोस्तों, उनको अब बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप होने लगा। अब क्या हो गया, इनके लिए न्याय महंगा हो गया, क्योंकि न्याय क्या होता था, पहले ये पंचायत में करते थे, है ना, अब कोर्ट में होता है। और क्या दोस्तों, और तो और अगला कारण देखेंगे, परंपरागत रूप से चली आ रही शराब की जो इनकी विधि थी, ये कच्ची शराब बनाते थे, उस पर भी इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है इनका। उसके बाद देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देख लीजिए, तो मैंने प्रशासनिक कारण बताया, राजनीतिक कारण क्या थे ये बताया। अब हम आर्थिक नीतियों पर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी आर्थिक नीति थी। तो आप देखेंगे आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते थे, आर्थिक संसाधन जिसको आप बोल सकते हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, उन पर कंट्रोल उनका ही होता था, सामूहिक नियंत्रण होता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनजाति एरिया में अगर कोई भी आर्थिक संसाधन मिल रहा है तो इन सभी जितनी भी जनजाति लोग थे इनका कलेक्टिव इस पर कंट्रोल रहा करता था। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ पर आने से, ठीक है, यहाँ पर नई भू राजस्व व्यवस्था आ गई, ठीक है, और इन्होंने इस आर्थिक संसाधनों पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो लड़ाई होना लाजमी था, ये भी एक कारण बनता है।
उसके बाद देखेंगे नई वन नीति आ गई भाई। वनों में जितने भी संसाधन है उन पर भी अधिकार किसका है? जनजातियों का होता था। लेकिन नई वन नीति से उनके संसाधनों से उनको वंचित कर दिया गया। उनके जो परंपरागत अधिकार हुआ करते थे आपके जंगलों में, उनको छीन लिया गया। तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों जमींदारों और महाजनों का प्रभाव बढ़ने लगा। अब इसकी वजह से क्या हुए, जमींदारों को जमीन दे दी गई तो इनकी जमीनें छीन ली गई। इससे क्या होगा, इनसे दोस्तों असंतोष बढ़ेगा। और तो और जनजाति, अब जो जनजाति लोग थे वो कर्जा में डूबने लगे, क्योंकि अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए वो क्या करते थे, महाजनों से क्या लेते थे, आपका कर्ज लेने लगे। ये भी एक नया कानून था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनजातियों को कर के दायरे में ला दिया गया। उनके मदिरा निर्माण पर भी कर लगा दिया। उनके इस आप देखते हैं उनके परंपरागत जो अधिकार और रीति रिवाज थे उनमें हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया और इसके विरुद्ध ही विद्रोह प्रारंभ हो गया। देख सकते हैं ये सारे कारण मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कौन से रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारण दोस्तों, ब्रिटिश शासन व्यवस्था यानी कि जो स्थापित हुआ उसके बाद जनजातीय क्षेत्रों में नए प्रवेश आ गए। जैसे नई कानून व्यवस्था आ गई, ठीक है, नई न्याय व्यवस्था आ गई, नई प्रशासनिक व्यवस्था आ गई, जमींदार और महाजनों की उपस्थिति हो गई। तो इससे क्या होगा, जबकि इनको ये पसंद ही नहीं है, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों बाहरी लोगों के ये क्या होगा, तो विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या है, यानी कि मेनली जनजातीय विद्रोह का मेन कारण क्या है कि बाहरी लोगों का प्रवेश। और दोस्तों अंग्रेजों द्वारा देखेंगे बागवानी में, सड़क में, रेल निर्माण कार्यों में इनको जबरन मजदूरी पर भी लगाया गया। जबरन होते हैं ना, बाउंडेड फोर्स, ठीक है। तो एक ये भी इनको जो है बंधुआ मजदूरी के रूप में भी इनको यूज किया गया, बंधुआ मजदूर। धार्मिक कारण देखेंगे दोस्तों, धार्मिक कारण क्या है, रिलीजियस कॉज। तो जनजाति आदिम व्यवस्था में रहना पसंद करते थे, ठीक है, अशिक्षित थे, वो अपने पारंपरिक धार्मिक विश्वास में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, अपने रीति रिवाजों को बहुत मानते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने कानून बनाकर नरबली प्रथा को रोक लगा दिया। दोस्तों नरबली प्रथा को रोक लगाने पर एक आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसी जनजाति थी जो नरबली करना यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस वहाँ पर चलता था। तो उनके एक प्रकार से ये रीति रिवाज था उनका, मतलब ये ऐसा मानना था कि अगर हम नर बलि देंगे तो उनका जो भी देवी है देवता है वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों और खोंड जनजाति विशेषकर इसका सबसे ज़्यादा विरोध करती है, क्योंकि खोंड जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित था नर बलि प्रथा। तो इसका भी इन्होंने विरोध किया, है ना। तो ये भी एक धार्मिक इसका क्या है, कारण था। निष्कर्ष आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक और नई चीज मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखेंगे अतः जनजाति सामूहिक संपत्ति की अवधारणा में विश्वास करते थे, यानी कि अगर इस एरिया में जितनी भी संपत्ति है उस पर सभी का क्या होगा, समान रूप से अधिकार है, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इस व्यवस्था को हम बोलते थे खुट्ट कट्टी, ठीक है, खुंट कट्टी। सामूहिक यानी कि जो कलेक्टिव आपका कंट्रोल रहेगा रिसोर्सिस पर, इसको हम क्या बोलते हैं, खुंट कट्टी, ठीक है। इसमें विश्वास करते थे। जबकि हुआ क्या, उपनिवेशिक नीतियों के आने से ये जो खुंटकट्टी व्यवस्था थी इसका तहस नहस हो गया, क्योंकि बाहरी लोग, जमींदार, ब्रिटिशर्स, महाजन, ठेकेदार, इनका, जिनको ये लोग दीकू कहते थे, इनका प्रवेश हो गया और इनको बाहरी लोगों का प्रवेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार मैंने जनजातीय आंदोलन के बारे में बात किया। जनजातीय आंदोलन कौन से महत्वपूर्ण है, उसके स्वरूप क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट